हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और देखिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोरल्स। क्या कोरल रीफ्स होते हैं, कितने टाइप की कोरल रीफ्स होती हैं, उसके बाद अगर इनका एक्सटेंशन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, वो हम सब समझते हैं। देखिए, इस टॉपिक को इसलिए ले रहा हूँ कि वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन रिसेंटली अभी कोरल रीफ सिंपोजियम हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये हर 4 साल में होता है, तो अभी 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ था ये 2021 का। और देखिए, इंटरनेशनल कोरल रीफ सिंपोजियम में ये मेनली इसके अंदर मेजर जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट्स हैं जो कोरल रीफ को जानते हैं, और साथ में कुछ डेलीगेट्स आए थे। लगभग 2000 के आसपास लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में। और उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि दिस डिकेड इज द लास्ट चांस ऑफ पॉलिसी मेकर्स ऑन ऑल टायर्स टू प्रिवेंट कोरल रीफ्स। कह रहा है कि अगर जो मान लीजिए इस 10 साल, ये वाला जो अब से शुरू हुआ है 2021 से, उसके बाद 10 साल में अगर काम नहीं हुआ तो फिर कोरल रीफ्स आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वाइड कोलैप्स। इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि इतना इंपॉर्टेंट है अभी काम करना है इसके ऊपर। एज ऑफ नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, हम समझते हैं कि व्हाट आर कोरल्स। कोरल्स आर काइंड ऑफ कैलकेरियस रॉक्स चीफली मेड अप ऑफ स्केलेटन्स ऑफ माइन्यूट सी ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो एक्चुअल में जो सी ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कोरल्स बन रहे हैं वो है पॉलिप्स। इसको कई बार पॉलिप्स या फिर कोरल पॉलिप्स बोल देते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चीफली कैलकेरियस होता है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये मर जाते हैं तो ये जमने लगते हैं और इस तरह से कोरल रीफ्स डेवलप होते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स एंड अटोल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन द स्केलेटन्स। इनके स्केलेटन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं कैल्शियम के अंदर, और जब ये मरते हैं तो जमते हैं और स्केलेटन के अंदर कैल्शियम से कैल्शियम जमता जाता है और एक बड़ी फॉर्म ले लेता है। तो इस तरह से ये दिखाई, देखिए डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका फोटो दिखा रखा है। इस तरह के कोरल रीफ्स होते हैं। उनकी कंडीशंस क्या होती है कोरल रीफ्स की ग्रो करने की। देखिए, कोरल एंड द एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म एल्गे। एक्चुअली कोरल रीफ्स जो है दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो पॉलिप्स का और एक एल्गे होती है जूजेंथेल। अभी हम आगे हम उसको करेंगे, जूजेंथेल एल्गे होती है, उन दो का मिक्स होता है जूजेंथेल। ठीक है, इन दो का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोरल्स कैसे डेवलप होते हैं। द कोरल एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स एंड एल्गे विच आर मोस्ट कॉमन रीफ बिल्डर्स आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल बेल्ट्स। देखिए, मेजरली ट्रॉपिकल बेल्ट्स, ऐसा नहीं है कि ये फ्रीजिंग एरियाज में नहीं है, ऊपर भी अपर जो आपके लैटिट्यूड्स हैं उसमें भी है ये। बट मेनली हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हॉट वाटर वाले, जो ट्रॉपिकल एरियाज वाले, सॉरी। तो वाटर टेम्परेचर यहाँ पे क्या है ट्रॉपिकल एरियाज में, डज नॉट फॉल बिलो 20 डिग्री। तो कह रहा है कि इसका मोस्ट फेवरेबल जो है टाइप वो है 23 से 25 डिग्री, कि 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर हो अगर जो सी के अंदर या ओशन के अंदर, तब डेवलप होते हैं। पहला इसका कंडीशन ये है। अगर 35 से ऊपर चला गया तो बहुत ही तो डेवलप नहीं हो पाएंगे, और अगर 23 से कम हो गया तो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। दूसरा, देखिए जो कोरल रीफ्स होते हैं वो सिर्फ कोरल्स जो बनते हैं वो सिर्फ सेलाइन वाटर में रहते हैं, नमकीन पानी में, मतलब मेनली सी के अंदर, सी वाटर की बात हम कर रहे हैं। और इनको एवरेज सैलिनिटी चाहिए 27 से 40%। तो ये इनको सी वाटर ही प्रोवाइड कर पाता है ना। ओशंस और सीज जो हैं उनके अंदर इतनी सैलिनिटी 25-27 के आसपास है, और उससे ऊपर तक भी है। उसके बाद नेक्स्ट बात बोल रहा है, फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल द डेप्थ ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड 200 मीटर। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका, सपोज ये आपके लैंड है, ठीक है, ये लैंड का एरिया बता रहा हूँ मैं, फिर मान लीजिए ये पानी है, तो होगा क्या कि ये जो डेप्थ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इनको सनलाइट चाहिए और सनलाइट 200 मीटर से ज़्यादा डीप नहीं जा पाती। इसीलिए कह रहा है कि इट शुड नॉट एक्सीड 200 मीटर। तो इसलिए यहाँ पे कहीं आसपास डेवलप होंगे कोरल रीफ्स, यहाँ डीप में नहीं डेवलप होंगे। ठीक है, और मोस्ट विग्रस ग्रोथ इज कन्फाइंड टू शैलो वाटर लेस देन 50 मीटर। अगर ये और ज़्यादा कम है, 50 मीटर है, तो और बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट इजीली पहुँच पाएगी, है ना। तो इस तरह से बात कर रहा है कि आपको ऐसे जो है यहाँ पे 200 मीटर से नीचे कोरल्स नहीं मिलते हैं। उसका नेक्स्ट बताइए कि कोरल्स ऑल्सो रिक्वायर सेडिमेंट फ्री। देखिए, इनको नो डाउट सैलिन वाटर चाहिए, लेकिन मडी वाटर नहीं चाहिए इनको, सेडिमेंट फ्री चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए इनको। क्लीन वाटर में बेटर डेवलप होता है। ठीक है, इन द ओपन सीज इट इज़ नेसेसरी टू हैव प्लेटफॉर्म्स। जैसे हमने बात की कि कहीं ना, जैसे मान लीजिए ओपन सीज है, तो ओपन सीज में अगर सिर्फ पानी है पूरे डेप्थ में तो डेवलप नहीं होंगे, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई कॉन्टिनेंट का एरिया, कोई आइलैंड का कोई पार्ट, तभी उसी पे डेवलप हो पाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, बात कर रहे हैं कि कोरल्स क्या होते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन कोरल्स, और यहाँ पे कोरल या कोरल पॉलिप्स बोलना चाहिए एक्चुअली हमें, क्योंकि जो बनते हैं वो कोरल्स हैं या रीफ्स हैं, और कोरल पॉलिप्स और जूजेंथेल के साथ दोनों ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो अब जूजेंथेल लिव्स सिम्बायोटिकली विद कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स इज दैट ऑर्गेनिज्म।
टिश्यूज असिस्ट द कोरल न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन थ्रू इट्स फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज। तो ये क्या करता है, ये जो कोरल्स है उनको ये न्यूट्रिशन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक्चुअली खुद ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। जूजेंथेल उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कोरल पॉलिप्स को, ठीक है। कैसे कि कोरल को हेल्प करता है फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी, एनहांस कैल्सिफिकेशन एंड मीडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, कैल्सिफिकेशन में जो हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में जो कोरल पॉलिप्स है वो क्या करते हैं, कोरल पॉलिप्स जूजेंथेल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं। जो ये एल्गे है इसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, स्टडी सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देने, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है उसके अंदर ये रेस्पिरेशन जब करते हैं तो इनका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पा रहे हैं जूजेंथेल। तो इस तरह से एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। दो इट ग्रोज ग्रेजुअली, बहुत स्लो ग्रोइंग है ना। कह रहा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलाउज द स्लो ग्रोइंग कोरल्स टू compete with the faster growing multicellular algae. The corals can feed by day through photosynthesis and by night through predation. देखिए ये बात भी स्पेशल है कि दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस हेल्प ले लेता है, फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, और रात के टाइम में प्रीडेशन भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि जो टिश्यूज होते हैं कोरल रीफ्स के वो एक्चुअली कलर्ड नहीं होते। आपने जैसे देखा होगा समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं तो बड़े अलग अलग कलर्स होते हैं, तो एक्चुअल में कोरल रीफ के कलर नहीं होते। वो जिस तरह की एल्गे उसके साथ है, जैसे जूजेंथेल है, इसके अलग अलग टिश्यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप के कलर आ जाते हैं, है ना। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग टाइप कलर्स आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोरल रीफ्स तो कलरलेस है, कैलकेरियस होता है, सिर्फ कैल्शियम का मतलब इकट्ठा हो चुका है, उनके जो स्केलेटन है जुड़ जुड़ के कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, जमता चला जाता है। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम कि वो तो जमता चलेगा, उसको कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन जूजेंथेल उसको प्रोवाइड करती है, अलग अलग कलर्स प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है कि अवर चेंजिंग व्यूज ऑफ यूनिवर्स, क्या क्या अलग अलग, एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन बेसिक 3 हैं जो हम समझने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो ग्लेशियल थ्योरी है, मुर्रे की है, डार्विन की है, अलग अलग थ्योरीज हैं, बट अभी हम फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स कर रहे हैं कि किस किस तरह की कोरल रीफ्स होती हैं। तो पहला आता है फ्रिंजिंग रीफ। देखिए फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है, सपोज ये आपका जो है कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है, यहाँ पे कहीं थोड़ा थोड़ा कोरल डेवलप होने लगते हैं इस तरह से, ये फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। ये जो पार्ट हुआ है फ्रिंजिंग रीफ होता है। तो फ्रिंजिंग रीफ में कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे मिलते हैं और इन्हीं को फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके इस तरफ सीवर्ड स्लोप इज स्टीप वाइल लैंडवर्ड इज जेंटल। ये स्लोप है जो जेंटल होती है, सीवर्ड काफी ज्यादा स्लोप हो जाती है, भारी, ये नीचे भी जा सकता है ऐसे। तो जहाँ ज्यादा डेप्थ हो गई वहां तो कोरल रीफ डेवलप नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की 200 मीटर ज्यादा नहीं हो सकता, तो कहीं यहाँ पे डेवलप होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये जो डेप्थ है 200 मीटर तक होगी। ये जो है शैलो है और ये ज़्यादा डीप हो जाता है एकदम जाके, है ना, स्टीप स्लोप हो जाती है बाद में टुवर्ड्स ओशन। तो आपके डेवलप यहाँ पे हो गए हैं कोरल रीफ्स। इसको बोलते हैं पहला जो स्टेज होता है, इसी को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद क्या होता है ग्रेजुअली, जैसे आप एग्जाम्पल भी आप याद डाल सकते हैं इसके अंदर के रामेश्वरम के अंदर यही फ्रिंजिंग रीफ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नर के अंदर, और कई बार इसके अंदर छोटी मोटी जो है चैनल भी थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे। तो इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सा, एक सेकेंड ना, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, कई बार इसमें एक लेगून छोटा सा डेवलप हो जाता है, लेगून, है ना। तो इसको बोट चैनल बोलते थे, क्योंकि पूरी तरह लगून नहीं होता, क्योंकि बाढ़ नहीं है अभी तक, पूरा बैरियर नहीं लगा, अभी सिर्फ कुछ एरिया में हुआ है। उसके बाद क्या होता है बैरियर रीफ में क्या हो रहा है कि ये ग्रेजुअली और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका था, ये आपका कॉन्टिनेंट था, और ये आपका यहाँ पे सी है, पानी भरा हुआ है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होकर कैसे क्रिएट होती है, एक बैरियर टाइप क्रिएट हो गया। ये फ्रिंजिंग रीफ से बढ़ के बन गई है बैरियर रीफ, क्योंकि बैरियर टाइप क्रिएट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर लगून बन जाती है, और ये बैरियर, क्योंकि अब इसमें ये क्रिएट कर, इसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ से सीधा सीधा सी वेव्स वगैरह हिट नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड। देखिए सबसे ज़्यादा बैरियर रीफ्स ही हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में। आपने मैप देखा होगा ज़रूर, तो जब आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको दिखता है ऐसे, है ना, तो इसमें ये जो एरिया यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अटोल्स। अटोल्स क्या होता है कि अटोल्स के अंदर ग्रेजुअली, सपोज किसी आइलैंड पे डेवलप हो रहा था, सपोज कोई आइलैंड था, उसके ऊपर आजू बाजू फ्रिंजिंग रीफ्स ऐसे डेवलप हो रही थी, फिर बैरियर डेवलप हो गया, पूरा सर्कल बन गया, और कहीं ये सबसाइड कर जाए थोड़ा सा भी, तो होता क्या है कि ये आपका आइलैंड दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ एक सर्कल सा दिखता है। उसमें भी चैनल्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जगह से टूटा हो सकता है, और उसके ऊपर फिर पेड़ उग जाते हैं, पाम ट्री वगैरह, तो उसको बोलते हैं अटोल्स। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सर्कल सा है, ये सर्कल सा हो गया, और ये आपके यहाँ पे पेड़ ट्रीज वगैरह है सर्कुलर में, इसको बोलते हैं अटोल्स। इट इज अ रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरस ऑफ हॉर्स शू शेप एंड क्राउंड विद पाम ट्रीज इज कॉल्ड एन अटोल, ठीक है। ये
नॉर्मली वैसे सीक्वेंस के फॉर्म से थर्ड स्टेज बोला जाता है, लेकिन अलग अलग थ्योरीज हैं और कुछ थ्योरीज ऐसा बोलते हैं कि स्टेज में डेवलप नहीं होती है, डिपेंड होता है कैसा आपका आइलैंड है, किस जगह डेवलप हुई, इससे होता है। लेकिन एक दो थ्योरीज ऐसा बोलते हैं कि सीक्वेंस डेवलपमेंट है, सबसे पहले आपकी आएगी फ्रिंजिंग रीफ, फिर बैरियर रीफ, फिर अटोल, है ना। अलग अलग थ्योरीज हैं, आप चाहें तो वो नाम याद कर सकते हैं, बस शायद प्रीलिम्स के अंदर से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि किसने क्या थ्योरी दी थी, उसके अलावा तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, अटोल का फिजी अटोल है एग्जाम्पल, है ना, जापान के पास है फिजी अटोल, तो वो दिखा रखा है कि वो एग्जाम्पल है। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे कोरल रीफ्स हैं ये, और हम मेनली वॉर्म कोरल रीफ्स की बात करें तो ये आपका लगभग ये आपका इक्वेटर जा रहा है ना, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये देखिए ट्रॉपिकल एरियाज में ये देखिए सबसे ज़्यादा ये एरिया यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। पैसिफिक ओशन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इंडिया के अंदर भी 4-5 जगह हैं, तो ये आपका ग्लोबल लोकेशन है कोरल रीफ्स की। उसका देखिए नेक्स्ट बात है कि हम इतना पढ़ के हो रहे हैं कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मिलियंस ऑफ मरीन स्पीशीज़। यहाँ पे बहुत सारे मरीन स्पीशीज़ रहते हैं, आप देखोगे भी, अगर आपने स्कूबा डाइविंग की तो ज़रूर आपने नोट किया हो कितने अच्छे अच्छे कलरफुल और अलग अलग स्पीशीज़ फिशेज़ वो सब इस इकोसिस्टम के अंदर ही रह पाती हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोरल रीफ्स। दूसरा, जैसे हमने देखा फ्रिंजिंग और बैरियर रीफ, तो इट प्रोटेक्ट्स कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, इसमें प्रोटेक्शन भी करता है। दूसरा, आजकल ये चल रहा है कि दीज आर सोर्स ऑफ न्यू मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन जो बन रही हैं वो यहाँ से देखा जा रहा है कोरल रीफ्स की हेल्प से बन रही है, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन बन रही है यहाँ से, स्पेशली ऐसी बीमारियों की जो लाइलाज बीमारी मानी जाती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट असिस्ट्स इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग एज वेल एज हेल्पिंग विद न्यूट्रिएंट साइकिल। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि साइकिल्स जो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, रीसाइक्लिंग में हेल्प कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कर रहा है, तो इस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए अगर नॉर्मल लाइन में कहा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि कोरल रीफ्स आर द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द प्लैनेट एंड also considered the medicine cabinet of 21st century because several medicines are developed to treat cancer। देखिए कैसे कैसे ट्रीट कैंसर, आर्थराइटिस, ह्यूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अल्जाइमर्स जिसमें दिमाग जो है डिमेंशिया टाइप होता है ना, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर, हार्ट डिजीज़, वायरसेस एंड अदर डिजीज, हर अलग अलग टाइप की डिजीज़ में बड़ा भारी रोल प्ले कर रहे हैं। तो दीज आर बिकम्स एज मेडिसिन कैबिनेट्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भैया हम इसको प्रोटेक्ट करें और हमें कोरल ब्लीचिंग से बचाना है। अभी हम कोरल ब्लीचिंग भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार कोरल रीफ्स इन इंडिया देख लेते हैं क्या क्या कहाँ पे हैं, है ना। देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है बाहरी है, 7500 किलोमीटर्स के आसपास हमारी कोस्ट लाइन है। तो उसके अंदर मेजर जो एरियाज़ है कोरल रीफ्स के, पाक बे है, गल्फ ऑफ मन्नर है, गल्फ ऑफ कच्छ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि अमंग ऑल दीज कोरल रीफ्स द लक्षद्वीप रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ अटोल। बाकी सब फ्रिंजिंग रीफ्स है, सिर्फ लक्षद्वीप रीफ जो है वो अटोल है ना। ओके, अब देखिए इसके अंदर भी एक बार स्टोरी आई थी, स्नोफ्लेक कोरल आया था कि एक जो नई स्पीशी आ गई थी कुछ साल पहले, कैरिजोरिसे। ये जो स्पीशी थी इसी को स्नोफ्लेक कोरल कहा गया था क्योंकि ये स्पीशीज़ इन्वेजिव स्पीशीज़ थी। तो ये जो कोस्ट पे आ गई थी तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी, और इसने क्या किया कि यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं जो कोरल पोलिप जो यहाँ के थे उनको इसने भगा दिया, उनको थ्रेटन कर दिया, उनका सब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लेती थी ये। तो नॉर्मल जो वहाँ की स्पीशीज़ थी उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। तो इट वॉज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि औरों के मतलब इट वॉज लाइक और की भी जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी कंज्यूम कर रही थी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे। तो और मरीन स्पीशीज़ और मरीन जो लाइफ थी उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे बात बता रखी है। उसका देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि कोरल ब्लीचिंग क्या चीज़ है और क्या इशू चल रहा है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब सिंपली ये है कि वैसे देखो ब्लीचिंग से ऐसा होता है कि सफाई तरह से, तो एक्चुअली क्या होता है कोरल ब्लीचिंग के अंदर कि जो कोरल्स है ना वो वाइट हो जाते हैं, उनके अंदर से कलर चला जाता है। और कलर जाने का मतलब ये है कि जो ज़ूज़ेनथेल के साथ उनकी रिलेशनशिप थी वो खराब हो गई है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द कोरल एंड द ज़ूज़ेनथेल शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड अराउंड 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एल्गे आर ट्रांसफर टू द कोरल होस्ट। तो कह रहे हैं कि यहाँ से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ज़ूज़ेनथेली कोरल को। बट अगर मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, कोई दिक्कत हो गई, तो ये रिलेशनशिप टूट जाती है। और इस केस में क्या होता है, ज़ूज़ेनथेल निकल जाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, और उसके बाद ये सारे वाइट दिखने लगते हैं। एज अ रिजल्ट द वाइट कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन इज विजिबल, ठीक है। और यही ट्रांसपेरेंसी सी हो जाती, कलर नहीं दिखते, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। और कोरल बिकम्स वल्नरेबल इन एब्सेंस ऑफ द एल्गे एंड बिगिन टू डाई। और अगर एल्गे नहीं रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे उसको, और ग्रेजुअली जो है इट स्टार्ट्स डाइंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2016 थोड़ा पुराना डाटा है, लेकिन रिकॉर्ड्स ऑफ 2016-17 ये बता रहा है कि हाफ ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ डाइड ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग।
और ये बड़ी ही जो है चिंता का विषय है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा भी कोरल रीफ सिम्पोजियम में कहा है कि अगर इस डेकेड में काम नहीं हो पाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हेल्दी कोरल है तो अच्छा रहेगा, सर्वाइव करने में आसानी होगी, इस तरह से दिखेगा। फिर ग्रेजुअली स्ट्रेस्ड कोरल है, उसका धीरे धीरे कलर और ब्रीच कोरल में बिल्कुल वाइट हो जाता है, कलर जो एकदम गायब हो जाता है। और ये अलग अलग हो सकते हैं, किस किस रीज़न से हो सकते हैं। चेंज इन ओशन टेम्परेचर हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो हो सकता है, या फिर मान लो टाइड्स बहुत ज़्यादा लो हो जाए, मतलब ये एक्सपोज पानी से बाहर ही एक्सपोज हो जाए, तो भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। एक्चुअली ऐसा कहा गया है कि अगर सिर्फ 0.5 डिग्री टेम्परेचर भी चेंज होगा ना तो भारी मैसिव चेंज आ जाएगा, भारी लेवल पे कोरल ब्लीचिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी की बात है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसकी डिस्टर्बेंस अलग अलग हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन रिलेटेड, ह्यूमन मेड, नेचुरल मतलब नेचुरल इवेंट्स यहाँ पे बात करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कुछ नेचुरल लेवल पे भी होती है। उसके अलावा जैसे मान लो कोई आसपास कोई वोल्केनो आया तो भी नेचुरल इवेंट्स के हिसाब से इट में डाई, है ना। उसके बाद देखिए अगर कंक्लूजन की बात करना चाहे तो मे बी वी कैन कमेंट्स दिस विद अ फैक्ट, कंक्लूड कर सकते हैं एक फैक्ट से। देखिए क्या फैक्ट है, कोरल रीफ्स कवर ओनली 0.1% ऑफ ओशन ग्लोबली येट आर होम टू अ थर्ड ऑफ ऑल नॉन मरीन स्पीशीज। ये देखिए कह रहा है कि परसेंटेज है अराउंड 0.1% ऑफ ओशंस, लेकिन कह रहा है इट इज़ अ होम टू अराउंड अ थर्ड ऑफ ऑल नॉन मरीन स्पीशीज, 1/3 इज क्वाइट अ गुड अमाउंट। और बोल रहा है दे जनरेट इनकम फॉर कम्युनिटीज एंड नेशंस एंड प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम स्टॉर्म फ्लड। इनकम कैसे, फॉर जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम उसके हिसाब से करेंगे। उसके अलावा सब मेडिसिन के अंदर इनका यूज़ है और भारी यूसेज है, उसके हिसाब से बात करेंगे, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। साथ में दे प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम स्टॉर्म फ्लडिंग। तो विदाउट रीफ्स द नेगेटिव इफेक्ट्स वुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो इसीलिए वी मस्ट एक्ट, बिकॉज अगर आप अभी एक्ट नहीं करें तो इट विल बी टू लेट। तो दैट्स इट गाइज, कोरल रीफ्स के ऊपर आई गेस इसकी एक स्टडी करने के बाद आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।